हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आई एम वान्या नरेन, योर एजुकेटर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। और मैं आ गई हूँ आज एक नया चैप्टर लेके, और मैं नहीं सॉरी हम आ गए हैं एक नया चैप्टर लेके। ये जो प्यारे से गोलू मोलू से पैंदा है ये फिर से आ गए हैं आप लोगों से मिलने, ठीक है। तो अब आज ये बहुत नाराज़ हो जाते हैं मेरे से अगर मैं बोलती हूँ सिर्फ अपना इंडिविजुअली बता देती हूँ तो मुझे इनको इंक्लूड करना ही पड़ता है। खैर, ये आज हमें मिलने आए हैं, बताने आए हैं, आज हमें एक बहुत ही मज़ेदार सा चैप्टर पढ़ाने आए हैं। और ये किसका है मालूम है आपको? आपकी जो सप्लीमेंट्री रीडर है क्लास 9th की मोमेंट्स, उसका चैप्टर नंबर 4 है। और नाम से जैसे हमें समझ में आ रहा है, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मतलब मूर्खों का राज, ठीक है। अब कहानी जो है वो आपके समझ में आ रही है, ह्यूमरस है, मज़ेदार है, लेकिन एक अंडरलाइंग इसमें आइडिया, एक अंडरलाइंग आप ये कह सकते हैं एक टीचिंग, एक थ्योरी भी है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं एक सीख भी इससे मिलेगी। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, राजपाट आपको नज़र आ रहा है, राजा नज़र आ रहे हैं, एक बुजुर्ग से व्यक्ति नज़र आ रहे हैं, एक शायद उनका मिनिस्टर है और एक कोई और है, ठीक है। 4 कैरेक्टर्स आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, इन्हीं के बारे में कहानी है। अब बात किसकी हो रही है मैं आपको ये बता दूं कि ये है अपना वन शॉट। वन शॉट का मतलब क्या होता है? वन शॉट से क्या तात्पर्य है भाई? अपना वन शॉट से अपना तात्पर्य है, अभी तक चूंकि सारे वन शॉट आप देख चुके हैं तो मुझे नहीं लगता वैसे कि मुझे बताने की ज़रूरत है, फिर भी बता देती हूँ कि हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। मतलब मुझे वो मज़ा नहीं आता कि मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊँ और समरी पढ़ाऊँ और फिर कुछ यहाँ छूट गया कुछ वहाँ छूट गया, क्वेश्चंस आए तो आपने कहा कि भाई मैम ये तो आपने बताया नहीं था, ये कहाँ से पूछ लिया अननोन हमसे। तो कम से कम जब चैप्टर पूरा हो जाता है ना तो उसमें ये वाला स्कोप नहीं बचता, मतलब कहीं से भी आ जाएगा तो आप आके ये बहाना तो नहीं बना पाएंगे कि मैम ये नहीं पढ़ा था इसलिए एग्ज़ाम बिगड़ गया, ये तो ना हो पाएगा, ठीक है। तो पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, सब कुछ समझ लेंगे, बढ़िया क्वेश्चन आंसर्स सब करेंगे, ऑथर के बारे में समझ लेंगे, थीम समझ लेंगे, अंडरलाइंग आइडिया समझ लेंगे और बाकी सवाल जवाब तो अपन कर ही लेंगे, ठीक है। ये हो गया अपना वन शॉट। आ जाते हैं फटाफट स्टोरी पे। दूसरा मैं बता दूं कि ये स्टोरी जो है जिनको लिखा है, मतलब इस कहानी को जिसने लिखा है वो एक बहुत ही प्रख्यात, बहुत ही फेमस, बहुत ही बड़ा नाम, अगर आप बात करते हैं अंग्रेजी साहित्य का, माना जाता है। इनफैक्ट अंग्रेजी साहित्य तो छोड़िए, आप हमारे यहाँ जो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस हैं, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, उनमें जो बहुत नाम, बहुत रिवर्ड नाम आता है वो है बेसिकली किसका? ए.के. रामानुजन का। ए.के. रामानुजन आप उनका कह सकते हैं मैसूरू में उनका जन्म हुआ था और बहुत बड़ा नाम माने जाते हैं, मतलब बहुत अच्छे पोएट माने जाते हैं, राइटर हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके नाम पर आती हैं, बहुत उन्होंने स्टडी की है, ट्रांसलेशन का उन्होंने बहुत काम किया है। और उनका उनकी एक जिसको आप कहते हैं कि एक उनका मोटिव रहा है कि जो लोग हैं उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में रीच हो पढ़ाई की, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो अध्ययन करें, स्टडी करें, लिटरेचर को पढ़ें। तो ये एक आप कह सकते हैं दैट ही वॉज नॉट ओनली द राइटर एंड द पोएट, बस ही वॉज ऑल्सो अ वेरी फेमस ट्रांसलेटर, जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम जो है उनका ट्रांसलेशन का काम किया है। अगेन बहुत बड़ा उनका रीडर बेस है। तीसरी बात उनके बारे में ये बोली जाती है कि बहुत सारे बड़े बड़े ऑनर्स से उनको नवाजा गया है। ठीक है, आ जाते हैं फटाफट हम द किंगडम ऑफ फूल्स में। अब ये जो कहानी है मैं आपको एक मोटे मोटे तौर पे समझा दूं कि एक ऐसे किंगडम की कहानी है जहाँ पे सारे मूर्खों का राज है ना, जिसको हम कहते हैं ना बिल्कुल अंधेर नगरी चौपट राजा, वो वाला हिसाब है कि भाई एक किंगडम है जहाँ पे सारे मूर्ख रहते हैं और एक तरह से किसी ने ये रूल चला दिया है कि भाई अब हम दिन को रात और रात को दिन कहेंगे, और सारे जितने हैं बेवकूफ़ लोग सब जो हैं वो दिन को रात जैसा ट्रीट कर रहे हैं, पूरे दिन सो रहे हैं, रात भर जाग रहे हैं और इस तरह से काम चल रहा है। अब वहाँ पर एक विद्वान आते हैं और वो अपने पुत्र के साथ आते हैं और वो देख के परेशानी की क्या जगह है यहाँ पे, पूरे दिन में लोग जो है वो सोए पड़े, रात जैसा माहौल है, तो ये क्या चक्कर है, इसके ऊपर ये पूरी कहानी बेस्ड है, ठीक है। पढ़ लेते हैं अपन अपनी कहानी। अब बात हो रही है इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर इडियट्स, ठीक है। मतलब क्या? मूर्खों का जहाँ राज होगा तो जाहिर सी बात है कि हर आदमी बेवकूफ़ी होगा, है ना। राजा भी मूर्ख, प्रजा भी मूर्ख, मंत्रीगण भी मूर्ख, सब मूर्ख। अब बात हो रही है, they didn't want to run things like other kings, so they decided to change night into day and day into night. अब क्या हुआ? उन्होंने कहा कि दुनिया जैसे चलती है हम ऐसे क्यों चलें, या दुनिया अगर ऐसी है तो हम ऐसे क्यों बने, मतलब हम तो दिन को रात, रात को दिन, दिन को रात, रात को दिन कहेंगे, हमारी मर्जी, हमारा किंगडम, हमारी प्रजा, हम तुम्हारी क्यों सुने। ये फंडा आया उनका, ठीक है। अब they ordered that everyone should be awake at night till they feel
and run their businesses only after dark and go to bed as soon as sun came up. तो इन्होंने फतवा जैसे जारी होता है ना आजकल, वैसे इन्होंने ऑर्डर पारित कर दिया कि आज के बाद सुनो सुनो सुनो, आज के बाद ये जनमानस को बताया जाता है, ये घोषणा की जाती है राजा के द्वारा, राजा का आदेश है कि आज के बाद यहाँ पे रहने वाले, इस प्रजा में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो है वो रात को जागेगा और रात को अपने दैनिक कार्य करेगा। मतलब क्या, जो उसके डेली वर्क है वो सब रात को होंगे, उसमें वो अपनी जो खेती है, जुताई है, वो काम रात को करेगा, बिजनेसेस जो है वो रात को रन करेंगे, पूरा काम जो है वो रात में होगा, और जैसे ही सूर्य की पहली किरण निकलेगी सब लोग अपने अपने घर जाके सो जाएंगे। ठीक है, ये बात होती है। Anyone who disobeyed will be punished with death. किसी ने भी अगर इसका नहीं माना या इसकी अवहेलना की या इसको नहीं लिया सीरियसली तो फिर छोटी मोटी सजा नहीं है, सीधे फांसी पे लटका दिया जाएगा। ठीक है। The king and the ministers were delighted at the success of their project. अब किंग और मिनिस्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, मतलब they are very delighted, they are very very happy with the success of their project, क्योंकि कौन कौन किसको मरना है जो राजा की बात नहीं मानेगा। तो सब लोग जैसा बेचारे, वो प्रजा भी वही कर रही थी जैसे कि राजा बोल रहा था। अब प्रजा बेसिकली मूर्ख थी या नहीं थी वो तो एक अलग बात है, लेकिन राजा और उसका मंत्रीगण तो ज़रूर मूर्ख था। अब प्रजा तो लाचार होती ना भारत में, मतलब भारत की कहानी मान लेते हैं हम। अब तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे साथ तो हम बोल ही नहीं सकते, मान ही नहीं सकते, वो वाला हिसाब है। तो राजा की जो प्रजा है वो बहुत ही मूर्ख है, नहीं राजा की प्रजा नहीं, प्रजा का जो राजा है वो मूर्ख है। ठीक है, और प्रजा बेचारी जो है क्योंकि ऐसा राजा है तो भुगत रही है। अब नेक्स्ट, even the cattle had been taught to sleep by day. The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town till evening, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. One day, a guru and his disciple arrived in the city. It was a beautiful city. It was a broad daylight, but there was no one about. Everyone was asleep. Not a mouse was stirring. मतलब क्या? अब आप ये समझिए कि इस हद तक जो था ये कानून फैलाया गया कि जो बेचारे जो कैटल हैं, मवेशी हैं, वो भी दिन में सो रहे हैं और रात भर जाग रहे हैं। आप सोच रहे हैं मतलब क्या टेरर रहा होगा। ठीक है, अब दो स्ट्रेंजर्स जो हैं वो अमेज्ड हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। वो इधर उधर घूम रहे हैं, यहाँ वहाँ जा रहे हैं और वो देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो सोए पड़े हैं दिन में, और जैसे ही शाम होती है वैसे के वैसे ही सब चैतन्य हो जाते हैं, चैतन्य मुद्रा में आ जाते हैं और अपने नाइट का जो उनका काम है, जो को वो डे के तरह करते हैं, उसमें लग जाते हैं। ठीक है, अब इसमें ये बात होती है, एक दिन एक गुरु और उसके शिष्य जो हैं, एक वृद्ध व्यक्ति जो गुरु हैं और उनके एक शिष्य हैं, वो आते हैं। अब वो आते हैं तो देखते हैं कि बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही ब्यूटीफुल सी सिटी है, बहुत ब्रॉड डे लाइट है, मतलब दिन का समय हो गया है, पर कोई भी आसपास नहीं दिख रहा। मतलब इनफैक्ट पूरा का पूरा जो शहर है वो सोया पड़ा हुआ है, एक चूहा भी इन सड़कों पे नजर नहीं आ रहा। ठीक है, नाउ the two men were hungry. Now that the shops were open, they were to buy some grocery. To their astonishment, they found that everything cost the same. A single daddu. Where they bought a measure of rice or a bunch of banana, it cost a daddu. The guru and his disciple were delighted. They had never heard of anything like this. They could buy all the food they wanted फॉर अ रुपी। मतलब अब क्या हुआ, वो उनको लगी थी भूख, अब वो गए तो उन्होंने देखा यार हम कुछ खा लें, कुछ ले लें। तो पता चलता है कि जो भी चीज़ आप यहाँ पे लो सब एक ही प्राइस पे, मतलब आप चाहे उससे केले ले लो, चाहे आप उससे चावल ले लो, चाहे आप रोटी के लिए गेहूँ ले लो, आप कुछ भी ले लो, सब कुछ एक ही उसमें दाम में मिलेगा। तो अब ये जो शिष्य हैं और गुरु जी हैं बहुत ही डिलाइटेड हो गए, क्योंकि अब भाई साहब जो भी खाना चाहते हैं, जो भी ये चाहते हैं, जितना भी ये खाना लेना चाहते हैं, सब कुछ इनको रुपी में मिल जाएगा। ठीक है, now when they had cooked and eaten, the guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea to stay there. There's no place for us, let's go, he said to his disciple. But the disciple didn't want to leave the place. Everything was cheap here. All he wanted was good, cheap food. And the guru said, they are all fools. This won't last very long and you can't tell when they'll do to you next. तो कहते हैं कि वो अब खाना खा लिया, सब कुछ हो गया। गुरु जी को एक बात समझ में आ गई बहुत जल्दी कि भाई साहब ये जो है ये मूर्खों की नगरी लग रही है। ठीक है, तो यहाँ से यही बेहतर है कि अपन जल्दी फटाफट यहाँ से निकल लें। लेकिन वो कहता है, जो शिष्य है वो कहता है कि नहीं नहीं गुरुजी अपन यहीं रुकते हैं, यहीं पर रुकना सही आइडिया है, क्योंकि
ये ऐसी जगह कहीं नहीं मिलेगी, खाना वाना सब बहुत सस्ता है, सब कुछ बहुत चीप है और मुझे तो जीवन में अपना जीवन यापन करने के लिए सिर्फ यही चाहिए कि खाना अच्छा हो, सस्ता मिल जाए और हम अच्छे से रह सकें। ठीक है, अब पता चलता है गुरु कहते हैं कि दे आर ऑल फूल्स, ये सारे मूर्ख हैं, ये सारे बेवकूफ़ हैं, ये बहुत लंबा टाइम नहीं चलने वाली है इनकी ये हरकतें। ठीक है, ये अभी ऐसा कर रहे हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है कल को ये पलट जाए और तब तुम्हारा क्या होगा ये, या तब हम ये क्या करेंगे नेक्स्ट, ये कोई नहीं बता सकता, बेवकूफ़ों का क्या भरोसा। ठीक है, अब but the discipline wouldn't listen to the guru's wisdom. He wanted to say. The guru finally gave up and said, "Do what you want. I am going," and left. The disciple stayed on, ate his fill every day, bananas and ghee and rice and wheat, and grew fat like a street-side sacred bull. अब लेकिन डिसाइपल ने उनकी बात नहीं सुनी। डिसाइपल ने कहा कि नहीं नहीं गुरुजी, मैं तो यहीं रुकूंगा, मेरा तो बढ़िया बंदोबस्त लग रहा है मुझे यहाँ पे और मैं तो रुकूंगा। गुरुजी भी बहुत त्रस्त हो गए, कहने लगे हाँ ठीक है, जो करना है करो, ठीक है मैं चला, तुम रहो यहाँ पर। गुरुजी चले गए। ठीक है, अब डिसाइपल जो है वो वहीं पर रहा। उसने क्या किया, वो बढ़िया भर पेट खाना खाता था, रोज़ उसको घी मिलता था, घी वाले चावल मिलते थे और रोटी मिलती थी, वीट मिलता था, बनाना मिलता था, बढ़िया वो खाता गया खाता गया खाता गया खाता गया और खा खा के वो इतना मोटा हो गया जैसे बिल्कुल जो सड़क के किनारे जो बैल रहता है बिल्कुल उसके जैसा वो मोटू हो गया खा खा के। One bright day, a thief broke into a rich merchant's house. He had made a hole in the wall and sneaked in, and he was carrying out his loot. The wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. His brother ran to the king and complained, "Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. This merchant is to blame. He should have built a good, strong wall. You must punish the wrongdoer and compensate the family for this injustice." अब आप देख रहे हैं, मतलब ये एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है जिसको हम कहते हैं एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, है ना। मतलब क्या हुआ कि एक बार का दिन है, एक दिन क्या हुआ, दिन का समय था, ब्राइट डे को, अब क्योंकि ब्राइट डे को तो लोग वहाँ पे सो रहे हैं, है ना, तो वहाँ पे एक चोर जो है, एक बहुत अमीर मर्चेंट जो है वहाँ का, शहर का उसके घर में घुस जाता है। अब जैसे ही वो क्या करता है, वो कैसे घुसता है, वो एक होल बनाता है वॉल में और उसके अंदर से स्नीक इन करता है, मतलब उसके अंदर से घुसता है और जैसे ही वो अपने लूट का सामान लेके बाहर निकल रहा होता है तो वॉल जो रहती है बहुत कमज़ोर सी रहती है, ढह जाती है और उसके सर पे गिर जाती है। ठीक है, अब पता चलता है कि वो उसके जो आदमी है वो मर जाता है, मतलब जो चोर है। ठीक है, तो वो चोर का जो भाई है वो जाता है और गुहार लगाता है कहाँ पे, राजा के दरबार में, और उसको कहता है, योर हाइनेस, मेरा जो भाई है वो परस्यू कर रहा था अपना एंशिएंट ट्रेड, मतलब हमारा जो खानदानी पेशा है वो परस्यू कर रहा था। ठीक है, और वो परस्यू करते 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 उसकी जान चली गई और वॉल जो है उसके ऊपर गिरी और वो मर गया बेचारा। और ये मर्चेंट जो है वो इसका गुनहगार है, या मर्चेंट जो है इसके ऊपर इसका ब्लेम आता है, इसको बहुत मजबूत अपने घर की दीवार जो थी वो बनवानी चाहिए थी। अब आपको ये जो आदमी है जिसकी वजह से मेरा भाई मरा है, आपको इसको सजा देनी होगी और हमें मुआवजा देना होगा। ठीक है, अब आप समझ रहे हैं, चोरी ऊपर से सीना चोरी। एक तो हम किसी के घर में घुसे, वो आदमी मर गया दब के, और जिसके घर में चोरी हो रही थी वो आदमी चोरी करने गया था, उसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि भाई तूने दीवार क्यों नहीं मजबूत बनवाई, है ना। मतलब वो तो बेचारा अपना काम कर रहा था, उसको तो धंधा था ना, मतलब चोरी करना, तो वो तो करेगा ही, तूने दीवार मजबूत नहीं कराई इसलिए मेरा भाई मर गया। ठीक है, नाउ द किंग सेड, "Justice will be done, don't worry," and at once summoned the owner of the house. When the merchant arrived, the king questioned him, "What's your name?" "Such and such, your highness." मतलब क्या हुआ कि किंग ने कहा, बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। ठीक है, और वो कहता है, और उसने फाइनली किसको बुलाया, उसने बुलाया मर्चेंट को। ठीक है, मतलब जिसका जो ओनर था, मकान मालिक था, जिसके घर में चोरी हो रही थी, उसको बुलाया गया दरबार में। उससे बोला गया, जैसे ही मर्चेंट आया उससे बोला गया, राजा ने उससे सवाल जवाब करना शुरू किए। राजा ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। मर्चेंट ने कहा कि मेरा नाम फला फला है। ठीक है, Were you at home when the dead man burgled your house? क्या तुम घर पे थे जब वो चोर जो था तुम्हारे घर में घुसा? Yes, my lord. He broke in and the wall was weak. It fell on him. हाँ हुजूर, मैं घर पे था जब वो आया, लेकिन मेरी जो दीवार थी वो कमजोर थी और वो जैसे ही घुसा घर में और बाहर निकलने को हुआ तो दीवार उसके ऊपर गिर गई।
The accused pleads guilty. Your wall killed this man's brother. You have murdered a man. We have to punish you. तो अब वो कहता है कि बिल्कुल आपका जो जुर्म है वो सिद्ध होता है, ठीक है। और वो कहता है कि ये जो तुम्हारे घर की जो कमज़ोर दीवार थी वो बेचारे इस आदमी के भाई के सर पे गिरी और वो मर गया, तो तुमने बेसिकली उसका कत्ल किया है, तुमने उसका मर्डर किया है और इसकी तुम्हें सज़ा मिलेगी। अब कहा ही मैंने आपसे कि अंधेर नगरी चौपट राजा, बेवकूफ़ टाइप का राजा है वो, ठीक है। तो ये तो वो कर ही सकता था, तो ये हुआ। लॉर्ड, said the helpless merchant, I didn't put up the wall. It's really the fault of the man who built the wall. He didn't build it right. You should punish him. तो कहते हैं सर मैंने दीवार नहीं बनाई। अब वो भी इतना मूर्ख, मतलब ये नहीं बोल पा रहा कि वो चोर है, मेरे घर में घुसा क्यों, उसकी गलती है, उसको नहीं घुसना चाहिए था, ना वो घुसता, ना वो छेद करता, ना वॉल कमज़ोर होती, ना गिरती, नहीं। लेकिन वो भी ये नहीं कह रहा, अब मूर्ख तो वो भी है ना। अब वो कह रहा है कि भाई मैंने कोई वॉल थोड़ा बनाई थी। अब जिस आदमी ने वहाँ पे वॉल बनाई थी, जिसने वो पूरी दीवार खड़ी की थी, उसकी गलती है, सज़ा मुझे नहीं, उसको मिलनी चाहिए। हु इज़ दैट? अब राजा बोलता है कि वो कौन था जिसने दीवार बनाई है। नाउ My lord, this wall was built in my father's time. I know the man. He's an old man now. He lives nearby. कहता है मुझे मालूम है हुजूर, ये जो दीवार है मेरे पिताजी के समय पे बनी थी। वो जो आदमी है जिसने बनाई थी वो अब थोड़ा सा वृद्ध हो गया है, बुजुर्ग हो गया है, लेकिन मुझे मालूम है कि वो कहाँ रहता है। The king sent out messengers to bring in the bricklayer who had built the wall. They brought him tied hand and foot. अब पता चला कि राजा ने अपने जो दरबान थे उनको भेजा और उनसे कहा कि उस आदमी को पकड़ के यहाँ के लेके आओ जिसने दीवार बनवाई है। वो दरबान गए, वो बेचारे बुजुर्ग से बूढ़े आदमी को पकड़ के उसके हाथ पैर बांध के यहाँ पे उन्होंने पेश कर दिया। Now, you there, did you build this man's wall in the father's time? तो कहते तुमने इस आदमी के घर की दीवार बनाई थी जब उसके पिताजी जिंदा थे? तो उसने कहा यस माय लॉर्ड आई डिड। कहते हैं हाँ हुजूर मैंने बनाई थी। अब What kind of a wall is this that you built? It has fallen on a poor man and killed him. You've murdered him. We have to punish you by death. तो कहते ये किस तरह की दीवार तुमने बनाई है? उसने एक आदमी को उसने मार दिया है, उसकी वजह से वो एक आदमी के ऊपर गिर गई है और उसका मर्डर हो गया है, ठीक है। तो अब आपको क्या किया जाएगा? अब तुम्हें इस बात के लिए सज़ा दी जाएगी और हमें तुम्हें फांसी की सज़ा देनी होगी या तुम्हें मौत की सज़ा देनी होगी। और आप ये देख रहे हैं कि वो जो चोर है उसकी तरफ कितनी सिंपथी है, मतलब कितना भाईचारा, कितनी सिंपथी है। वो कह रहे हैं कि आपने एक पुअर मैन को आपने मारा है और वो दीवार उसके ऊपर गिर गई है और उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है, ठीक है। बिफोर द king could order the execution, the poor bricklayer pleaded, please listen to me before you give your orders. It's true I built this wall and it was no good, but that was because my mind was not on it. I remember very well a dancing girl who was going up and down the street all day with her anklet jingling, and I couldn't keep my eyes or my mind on the wall I was building. You must get the dancing girl, I know where she lives. तो कहता है आप मुझे सज़ा दें, हुजूर आप मुझे सज़ा दें, उससे पहले मैं अपनी जो गलती है मैं मानता हूँ कि हाँ ठीक है, मैंने जो वॉल बनाई वो मैंने उतनी अच्छी वॉल नहीं बनाई, उतनी मजबूत वॉल नहीं बनाई, थोड़ी सी कमज़ोर दीवार थी, लेकिन उसमें अकेली गलती मेरी भी नहीं है हुजूर। उस दिन क्या हुआ, उस दिन जब मैं वो वॉल बना रहा था तो वहाँ पे एक लड़की थी जो नाच रही थी इधर उधर से, और वो डांसिंग गर्ल थी, और वो जैसे जैसे चल रही थी तो उसके पैर की जो झांझर थी उसकी आवाज़ आ रही थी, और मेरा दिमाग जो था वो झांझर की आवाज़ से डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। तो ना मैं अपनी आँखें ना अपना दिमाग कहीं पर भी मैं रख के पूरे एक चित्त के साथ में दीवार नहीं बना पा रहा था। इस वजह से वो वॉल जो है वो कमज़ोर बनी, मैं उतनी अच्छी दीवार नहीं बना पाया। मुझे मालूम है कि वो डांसिंग गर्ल जो है जो उस दिन वो झांझर पहन के उधर हो रही थी और जिसकी वजह से मेरा दिमाग नहीं लग पा रहा था, वो कहाँ रहती है, तो मैं आपको उससे मिलवाता हूँ, मुझे आपको पता है कि वो कहाँ पर है। अब You are right. The case deepens. We must look into it. It is not easy to judge such complicated case. Let's get the dancer wherever she is. अब राजा जो हैं वो तो बिल्कुल ही जिसको आप कहते हैं मूर्खों के सरदार, ठीक है, वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, इतना कॉम्प्लिकेटेड केस जज करना इतना आसान काम भी नहीं है, बहुत ही मुश्किल कार्य है ये। और वो जो नाचने वाली है कहाँ रहती है उसको पकड़ के लाते हैं, उसको देखते हैं फिर। केस डीपन्स मतलब आपको यहाँ पे ह्यूमर समझ में आ रहा है लाइन में, मतलब ये क्या बात हो रही है, ये एक आयरॉनिकल बात हो रही है कि सीधा सीधा सा केस था, एक चोर जो था वो चोरी करने घुसा, सीधे सीधे उसको सजा मिलनी चाहिए थी, है ना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला जो हिसाब है, जैसे मैंने आपको कहा ये वो वाली बात है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये बात हो रही है कि भाई चोर चोरी करने तो घुसा, उसके ऊपर वो मुआवजा भी लेगा कि मेरा भाई मर गया, ठीक है। और पूरे ये जो मूर्खानंद हैं राजा महाराज, ये क्या कर रहे हैं, ये महाराज कर रहे हैं कि भाई इसको भी पकड़ उसको भी पकड़, वो दीवार जिसने बनाई उसको सजा देंगे, वो जो
नाचने वाली लड़की है उसको सजा देंगे, मर्चेंट को सजा देंगे, ये नहीं पूछ रहे कि वो चोर जो था वो घुसा क्यों, है ना। अब बात क्या हो रही है, द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमन केम ट्रेमलिंग टू द कोर्ट। अब वो डांसिंग गर्ल जो उस ज़माने में थी, मतलब जाहिर सी बात है कि वो जो दीवार जिसने बनाई थी वो जब बहुत बूढ़ा बुजुर्ग आदमी था, उसके पिताजी के, वो जो मर्चेंट है उसके पिताजी के टाइम का, तो वो जो डांसिंग गर्ल थी जिसकी झांझर की आवाज़ आ रही थी जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, वो दीवार बनाने वाला, वो भी अब बहुत बूढ़ी हो गई है। तो बेचारी बूढ़ी सी महिला जो है वो कोर्ट में आती है ट्रेमलिंग हुई, मतलब कपती हुई, ठीक है। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मेनी ईयर्स अगो व्हाइल दिस पुअर मैन वाज बिल्डिंग द वॉल, डिड यू सी हिम। कहते क्या तुम उस दिन वो जो सड़क है उससे आना जाना कर रही थी अपनी झांझर पहन के, झंझन झंझन करके, जब ये आदमी जो है अपनी वॉल बना रहा था, और क्या तुमने उसको उस दिन देखा था। येस माई लॉर्ड आई रिमेंबर इट वेरी वेल। तो कहती है हाँ सर, सर नहीं मतलब हुजूर, हाँ हुजूर मुझे याद है और मुझे बहुत अच्छे से वो दिन याद है। So you did walk up and down with your anklet jingling. You were young and you distracted him, so he built a bad wall. तो कहते मतलब तुम ही थी वो, है ना, तुम जानबूझ के अपनी जो पैर है, अपनी जो झांझर है वो हिलाती हुई और छम 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 करती हुई यहाँ से वहाँ घूम रही थी। तुम यंग थी उस टाइम पे और तुम्हारी वजह से आदमी जो है जो वॉल बना रहा था इसका दिमाग जो है ख़राब हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया, और उसने इतनी ख़राब वॉल बनाई कि आज जाके वो इतने सालों बाद किसी आदमी के सर पर गिर गई और उसकी मौत हो गई। Now, it has fallen on a poor burglar and killed him. You have killed an innocent man, you'll have to be punished. Poor burglar, आप देख रहे हैं burglar से बहुत सिंपैथी है लाइफ में, ठीक है। कहता है कि अब इसकी सज़ा जो है वो तुम्हें मिलेगी। Now, she thought for a minute and said, My lord, wait. I know now why I was walking up and down that street. I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. He was a lazy scoundrel. He made so many excuses, said he would give it now and he would give it then, and so on all day. He made me walk up and down to his house a dozen times. That was when this bricklayer saw me. It's not my fault, my lord. It's a damned goldsmith's fault. तो कहती है रुके हुजूर, मुझे याद आ गया मैं उस दिन ऊपर नीचे आगे पीछे क्यों हो रही थी, वो थी स्ट्रीट पे। बेसिकली मैंने अपनी कुछ बनाने के लिए वो सुनार को दे रखी थी, है ना, गोल्डस्मिथ प्लस सुनार, मैंने कुछ ज्वेलरी बनाने के लिए सुनार को दे रखी थी। तो वो सुनार जो था वो इतना बेकार आदमी, वो मुझे एक बार में उसने इतने चक्कर लगवाए कि मुझे दिन भर कम से कम 1000 दफ़ा या डजन दफ़ा, आप कह सकते हैं 50 बार मुझे ऊपर नीचे वहाँ जाके आना पड़ा उसकी दुकान तक। अब मैं आना जाना जो ये कर रही थी तब मेरे पैरों में जो पायल थी वो बज रही थी, तो मेरी गलती नहीं है ये। अगर वो सुनार मुझे टाइम पे मेरी जो बनाई हुई ज्वेलरी है वो दे देता तो मैं ये करती ही नहीं, लेकिन वो पूरी की पूरी जो गलती है हुजूर वो सुनार की है, मेरी गलती नहीं है। अगर वो मुझे दे देता तो मैं क्यों इधर से उधर होती या पायल छनकाती हुई घूमती अपनी, ठीक है। नाउ माय लॉर्ड ही सेड, अब क्या हुआ भाई, नेक्स्ट उसमें पीछे देखते हैं क्या हुआ। तो वो कहती है कि वो डैम गोल्डस्मिथ की फॉल्ट है। अब क्या हुआ, जाहिर सी बात है कि उस सुनार जो है उनको पकड़ के बुलवाया गया। सुनार क्या बोलते हैं, माई लॉर्ड ही सेड, आई एम अ पुअर गोल्डस्मिथ, इट्स ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मेनी टाइम्स टू माई डोर, आई गेव her excuses because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's order. They had the wedding coming and they wouldn't wait. You know how impatient rich men are. तो अब वो सुनार को बुलाया गया तो वो भी आ गया, हुजूर मेरी गलती नहीं है, मैं ये मानता हूँ कि मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ कि मैंने इस डांसर को, मुझे 10 बार इसको बुलाना पड़ा और मुझे चक्कर कटवाने पड़े अपनी दुकान के, लेकिन इसमें मेरे कसूर नहीं है। मैं एक्चुअली वो जो मर्चेंट है, रईस सा एक मर्चेंट है अपने प्रजा का, उसके शादी का जो ऑर्डर है वो तैयार कर रहा था, उसके घर में किसी का ब्याह होना था और उसकी ज्वेलरी तैयार करने में मैं लगा हुआ था, इस वजह से मैं इसकी ज्वेलरी जो है वो टाइम पे नहीं बना पाया। और आप जानते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं उनके अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होता, उनके अंदर बिल्कुल भी वो रुक नहीं पाते, तो उनको वो जो ज्वेलरी थी तभी की तभी चाहिए थी और उनको ज्वेलरी तभी की तभी देने की वजह से मैं इसकी जो ज्वेलरी है वो टाइम पे नहीं बना पाया ना। Who was this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him? Can you name him? तो अब राजा क्या है, राजा कहता है कि कौन है वो मर्चेंट जिसकी वजह से तुम उसकी ज्वेलरी बना रहे थे, जिसकी वजह से तुम इस लड़की की ज्वेलरी जो है वो तैयार नहीं कर पाए, और जिसके कारण आज इतने सालों बाद ये हुआ कि वो जो डिस्ट्रैक्ट हुआ वो लेयर जो रख रहा था, वॉल बना रहा था, वो इतना डिस्ट्रैक्ट हो गया कि उसने इतनी खराब वॉल बनाई कि आज जाके वो वॉल गिर गई किसी के सर पे और किसी की जान चली गई है। कौन है वो मर्चेंट, बताओ मुझे।
अब the goldsmith named the merchant, and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen. Now justice had come full circle, thought the king, back to the merchant. When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying, "It wasn't me but my father who ordered the jewelry. He's dead. I'm innocent." अब पता चला कि भाई वो जो अमीर मर्चेंट की बात हो रही है वो मर्चेंट कौन है। पता चलता है कि वो मर्चेंट वही है जिसके घर की आज दीवार गिरी है। फाइनली अब जो ये पूरा ड्रामा है, पूरा सर्कल इसका घूम गया। ठीक है, अब पूरा ड्रामा जो है वो पहले मर्चेंट से शुरू हुआ, फिर वो ब्रिक बनाने वाले पे गया, फिर वो डांसिंग गर्ल पे गया, फिर वो गोल्ड स्मिथ पे गया, गोल्ड स्मिथ से घूम फिर के वो मर्चेंट पे आ गया। ठीक है, अब फाइनली उसको दोबारा दरबार में बुलाया गया और राजा ने बोला कि आओ इधर आओ, तुम्हारी वजह से हुआ है, पूरा गोल 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 घूम के हम वहीं के वहीं आ गए, बैक टू स्क्वायर वन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अब वो मर्चेंट जो है वो आया और रोता हुआ आया दरबार में, गड़गड़ाता हुआ, और कहता है कि हुजूर ये मैं नहीं था, वो तो मेरे पिताजी ने बनाया था, मेरे पिताजी ने सोने चांदी के गहने मनवाए थे, मैं तो था भी नहीं उस समय पे, और उनकी जो है वो मृत्यु हो गई है, मैंने कुछ नहीं किया हुजूर, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। But the king consulted his minister and ruled decisively. "It's true your father is a true murderer. He is dead, but somebody must be punished in this place. You have inherited everything from that criminal father of yours, his riches as well as his sins. I knew at once, even when I first set on you, that you were the root of this horrible crime. You must die." तो कहते हैं ठीक है, उन्होंने अपने आप अभी समझ में नहीं आया कि हाँ भाई पिताजी तो मर गए हैं, तो उन्होंने अपने जो मंत्रीगण हैं उनके साथ विचार विमर्श किया। उसके बाद इस नतीजे पे आए कि हाँ ये बात ठीक है कि तुम्हारे पिताजी जो हैं वो नहीं रहे और तुम्हारे पिताजी जो थे वो क्रिमिनल थे। ठीक है, अब आप सोच लीजिए कि कहाँ की कहाँ वो जो राजा है उसने वो बेचारे वो मर्चेंट जो थे उनको क्रिमिनल बना दिया। ठीक है, वो क्रिमिनल थे और तुमने क्योंकि अपने पिताजी का सब कुछ तुम्हें तुम उनके वंशज हो और तुम्हें हर चीज़ जो है उनसे विरासत में मिली है, उनके पैसे भी, और तुम्हें उनका जो उनके द्वारा किया गया पाप है वो भी तुम्हारे सर आएगा। ठीक है, तो ठीक है, अब तुम्हारे पिताजी तो नहीं रहे, लेकिन किसी ना किसी को उस बेचारे चोर की जो मौत की जो सज़ा है उसमें किसी ना किसी को सज़ा देना अनिवार्य है, इसलिए तुम्हें आज मरना होगा। ठीक है, and he ordered a new stake to be made ready for the execution. As his servant sharpened the stake and it got ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. He appealed to the king's common sense and king too worried about that. अब पता चला कि एक नया स्टेक जो है भाई वो तैयार किया गया, जो पूरे सर्वेंट्स हैं उन्होंने वो भी लग गए काम में और वो पूरा स्टेक जो है तैयार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन फिर एक जो उनका मंत्री था उसने कहा कि राजा से कि महाराज ये जो क्रिमिनल है हमारा, ये तो बहुत ही दुबला पतला है, बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला है, तो ये ठीक नहीं रहेगा उस स्टेक के लिए, तो ये उतना इसको मारना अभी उतना ठीक नहीं रहेगा। अब राजा को भी इसकी बहुत टेंशन हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट ये हुआ व्हाट शैल वी डू। अब राजा बिल्कुल इसमें आ गया कि हाँ ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, लेकिन अब करें क्या, किसी ना किसी को तो मारना है। He said when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. The servants were immediately sent all over the town looking for the man who would fit the stake, and their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. अब आप ये समझ लीजिए कि अब बात ये हो गई कि भाई अब तो वो तो इज्जत का सवाल हो गया, अब टांगना तो है किसी को। तो उन्होंने कहा कि भाई स्टेक के लिए अब हमें किसी ना किसी को तो ढूंढना पड़ेगा, अब ये तो बहुत ही मरियल सा है, इसको तो अपन कर नहीं सकते हैं। तो एक काम करते हैं, अपन जाते हैं और प्रजा में कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढते हैं जो कि मोटा तगड़ा हो, जो फिट हो स्टेक के लिए। अब वो जाते हैं, जो दरबान वाले हैं वो निकलते हैं, जो दरबारी हैं बाकी निकलते हैं, ढूंढ मचती है भाई कि क्या ढूंढने, किसको ढूंढ के लाएं, किसको पकड़ के लाएं। तो पता चलता है, नज़र पड़ती है वही अपना जो डिसाइपल है। ठीक है, वो गुरुजी का जो डिसाइपल आया था उस पर नज़र पड़ी। अब जैसे मैंने कहा कि वो उसको फ्री में ऑलमोस्ट फ्री में इतना सस्ता खाना मिल रहा था, तो वो खा खा के कैसा हो गया था, बिल्कुल सांड टाइप का तो हो गया था। ठीक है, और उसको क्या मिल रहा था, घी मिल रहा था, चावल मिल रहा था, सब कुछ वो खा रहा था। फाइनली वो इतना मोटा हो गया कि नज़र किसकी है, सबसे पहले जिस पे नज़र पड़ी वो ये महाराज जो हैं, ये सबकी दृष्टि में आ गए। ठीक है, नाउ What have I done wrong? I'm innocent. I'm सन्यासी। वो कहता है कि अब इसको पकड़ लिया जाके। अब वो कहते हैं मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैं तो बिल्कुल इनोसेंट हूँ, मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ एक, मैंने क्या किया। अब कहते हैं that may be true, but it's a royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake. कह लेंगे हाँ ये बात सही है कि तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन हमें ये हमारे दरबार से ऑर्डर मिला हुआ है कि हमें किसी ऐसे आदमी को ढूंढना है जो कितना मोटा हो, जो कि स्टेक पे फिट हो। अब
They said, and carried him to the place of execution. He remembered his wise guru's word, this is a city of fools, you don't know what they will do next. तो फिर उस टाइम पे उसको अपने गुरु जी के जो बात है वो ध्यान आती है कि मूर्खों की नगरी है, इनका कोई भरोसा नहीं है कि ये क्या करेंगे, ठीक है। यही बातें जब उसको पकड़ के ले जा रहे होते हैं उसके दिमाग में घूम रही होती है, ठीक है। While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart. अब वो ले गए उसको पकड़ के, अब वो कुछ कर तो सकता नहीं था, राजा का ऑर्डर था, कोई उसके अगेंस्ट आवाज़ तो उठा नहीं सकता था। आज जैसा तो होता नहीं कि कोर्ट कचहरी में केस लगा दिया और वो चल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे आप जब ले गए पकड़ के तो कहीं ना कहीं अपने दिल में अपने गुरु को नाम जो है उनका जप रहा था कि भगवान किसी तरह मुझे आके बचा लो बस, ठीक है। Asking him to hear his cry where he was. Now the guru saw everything in the vision. He had magic powers. He could see far and he could see the future as he could see the present and the past. अब गुरुजी जो थे वो बहुत ही सिद्ध थे, ठीक है। तो उनके अंदर कुछ ऐसी शक्तियां थी कि वो बीता हुआ कल, आने वाला कल सब कुछ देख पाते थे और वो पूरा सब कुछ जो है उनके सामने चल रहा था, वो सब कुछ देख पा रहे थे, ठीक है। अब he arrived at once to save his disciple who had got himself into such a scrape through love of food. अब वो फाइनली क्या होता है, वो गुरुजी जो हैं वो आ जाते हैं, बिल्कुल जैसे ही ये तप करना चालू करता है और उनको एकदम स्मरण करना चालू करता है वैसे ही गुरुजी प्रकट हो जाते हैं, अपने शिष्य को बचाने वो आ जाते हैं, जिसने अपनी मूर्खता के चलते वो यहाँ पे रुका और उसने खा खा के उसका जो खाने के प्रति प्यार था जिसने आज उसको फंसा दिया था, फाइनली वो उसको बचाने आ जाते हैं। नाउ As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचे, जैसे ही वो अपने शिष्य के पास पहुँचे, सबसे पहले आके तो वो उन पे बरसे, है ना, और कान में उसके कुछ फुसफुसा के कहा उन्होंने। Then he went to the king and addressed him. O wisest of king, who is greater, the guru or the disciple? Of course the guru, no doubt about it. Why do you ask? तो उनसे जाके पूछता है, हे महाराज, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप वाइजेस्ट हैं, आप दुनिया में सबसे सर्वज्ञाता हैं, आप मुझे ये बताइए कि क्या सबसे ज़्यादा अक्लमंद या होशियार कौन होगा, गुरु या उसका शिष्य? तो राजा जो था वो थोड़ा सा चढ़ गया कि मतलब उसको पहली बार तो मेरे ख्याल से उसको वैसे ही चने के झाड़ में चढ़ाने वाला वो था, मूर्ख तो था ही वो, और मूर्खों का सबसे अच्छा जो प्रिय चीज़ होती है वो होती है फ्लैटरी, ठीक है। मक्खन लगाया और वो बिल्कुल चढ़ गए ऊपर, है ना, सर्वज्ञाता बोल दिया उनको। तो कहते हैं बिल्कुल इसमें क्या पूछने वाली ही बात है, गुरु जो है उसमें ज़्यादा दिमाग होता है शिष्य की अपेक्षा। They put me to the stake first, put my disciple to death after me. तो कहते हैं then आप मुझे पहले जो है वो सूली पे चढ़ाइए और उसके बाद मेरे शिष्य को चढ़ाइएगा। Now, when the disciple heard this, he understood and began to clamor. Me first, you brought me here first, put me to death first, not him. अब ये हुआ कि जैसे ही शिष्य ने बात सुनी, वो समझ गया कि गुरु जी के दिमाग में कोई जो है वो बात आ गई है, ठीक है। और वो कहता है नहीं, आप मुझे यहाँ पहले लाए थे, पहले मुझे फांसी पे चढ़ाइए, पहले मुझे डेथ मिलनी चाहिए, पहले मुझे मरना है, उसके बाद आपको जो करना है इनका वो आप करते रहिएगा। The guru and the disciple now got into a fight about who should go first. The king was puzzled by this behavior. He asked the guru, "Why do you want to die? We chose him because we needed a fat man for the stake." अब बहुत ही अब ये सब जो लड़ाई हो रही थी दोनों में, गुरु और शिष्य के बीच में, ये देख के जो है राजा थोड़ा सा उसका दिमाग चकरा गया। कहता है समझ ही नहीं आया ये हो क्या रहा है, मतलब मरने के लिए कौन लड़ता है। तो वो गुरुजी से पूछता है कि गुरुजी आपको क्यों मरना है, आप क्यों मरना चाहते हैं, मतलब हमने इसको तो इसलिए पकड़ा था क्योंकि हमें कोई मोटा तगड़ा आदमी चाहिए था स्टेक में फिट होने के लिए, पर आपको क्यों मरना है। अब you shouldn't ask me such questions, put me to death first, replied the guru. तो वो कहते हैं कि आपको मुझसे इस तरह के सवाल नहीं पूछने हैं महाराज, आप मुझे फंसाई पे चढ़ा दीजिए बस, ठीक है। Why? There's some mystery here. As a wise man, you must make me understand. तो कहते हैं क्यों करूँ मैं ऐसा, कोई ना कोई बात तो ज़रूर है इसके पीछे। आप क्योंकि इतने ज़्यादा लर्नड आदमी है, वाइज आदमी है, आपको मुझे ये ज़रूर समझाना चाहिए, अवश्य आपको मुझे ये समझाना चाहिए। राजा ने उसको अपनी ज़बान दे दी कि ठीक है, आप मुझे बता दीजिए क्या वजह है, मैं आपको मरने की इजाज़त देता हूँ। तो गुरु ने धीरे से आहिस्ता से क्या किया, राजा को साइड में ले गए, महाराज को इतनी दूर जहाँ पे किसी भी मंत्रीगण की जो आवाज़ जो है मतलब वो सुन ना पाए कोई भी, है ना, मतलब एयर शॉट से दूर ले जाना, मतलब कोई इतनी दूर ले जाना कि कोई आदमी सुन ना पाए उनकी बात, और धीरे से उनके कान में आहिस्ता से फुसफुसाते हुए कहा कि क्या आप जानते हैं महाराज कि हम दोनों आज अभी क्यों मरना चाहते हैं। We have been all over the world,
But we have never found a city like this or a king like you. That stake is a stake of God of justice. It's new. It has never had a criminal on it. Whoever dies on its first will be reborn as a king of this country, and whoever goes next will be the future minister of this country. We are sick of ascetic lives. It would be nice to enjoy ourselves as king and minister for a while. Now keep your word, my lord, and put us to death. Me first. Remember? अब वो कहते हैं कि महाराज, हम पूरी दुनिया में घूमे हैं, हम तो सन्यासी हैं, जगह जगह जाते हैं, जहाँ पे भी हम गए हैं आज तक, लेकिन हमने ना ऐसी नगरी देखी, ना आपके जैसा राजा हमें देखने का सौभाग्य कहीं मिला। इतना अच्छा राज्य, इतना भव्य राज, इतनी अच्छी नगरी, इतने बढ़िया राजा, सब कुछ। अब हमें क्या है कि एक इसके बारे में हमको पता चला है कि यहाँ पे ये जो स्टेक है ये कोई मामूली स्टेक नहीं है, ये जस्टिस का स्टेक है, और इसमें ये नया है, इस पर कोई भी कभी कोई अपराधी इस पे नहीं रहा है। तो जो भी व्यक्ति इस स्टेक पे पहली बार चढ़ेगा, और जो भी सबसे पहले जो है स्टेक पे सूली पे चढ़ेगा, वो इस बात की निश्चिंतता है पूरी कि वो अगले जन्म में राजा बनेगा इस नगरी का, और जो दूसरा व्यक्ति चढ़ेगा वो उसका मंत्री बनेगा। तो मैं चाहता हूँ कि इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले जो है फांसी पे मैं चढ़ जाऊँ, स्टेक पे मैं चढ़ जाऊँ, ताकि अगली बार मैं राजा बनूँ। मैं जो है ये, अब हम दोनों जो हैं ये सन्यासी जीवन से त्रस्त आ गए हैं। कब तक हम ऐसे ही जंगल भटकें, और कब तक हम ऐसे ही, जिसको आप कहते हैं वैराग्य का जीवन जिए। हम अब कहीं जाके आप कह सकते हैं कि हम लोभ में, माया में पड़ना चाहते हैं, और इस वजह से हम चाहते हैं कि अब हम इस पर एक बार चढ़ के अपना ये जीवन जो है ये तो गया, अगला जीवन जो है हम अपना संवार लें। इस वजह से हम जो है पहले स्टेक पे चढ़ना चाहते हैं। तो अब आपको अपनी बात रखनी होगी महाराज, और आपको मुझे स्टेक पे चढ़ाना पड़ेगा। आपको याद रखना होगा कि आपको सबसे पहले आप मुझे ही चढ़ाएं। नाउ the king was now thrown into deep thought. He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. He needed time. So he ordered the execution postponed to the next day and talked in secret with his minister. It's not right for us to give over the kingdom to others in the next life. Let's go on the stake ourselves and we'll be reborn as the king and minister again. Holy men do not tell lies, he said, and the minister agreed. अब ये बात होती है कि भाई अब तो बहुत ज़्यादा धर्म संकट पे पड़ गया वो, तो अब ना वो हाँ बोल पा रहा है, ना वो ना बोल पा रहा है, और ना उसके पास कोई समय है सोचने का। तो वो कहता है कि भाई अभी जो है सोचने का थोड़ा विचार विमर्श करने के लिए समय चाहिए, और अब क्या करते हैं कि इसको आज के लिए तो किसी तरह टाल देते हैं, कल देखा जाएगा। अब बहुत परेशान राजा अब बैठ के वो जो है वो पूरी अपनी मंत्रणा जो है वो कर रहे हैं अपने एक मंत्री के साथ, और जो उसका बड़ा ख़ास आदमी था, ठीक है, बाकी सब लोगों के सामने वो अब कुछ बोल भी नहीं पा रहा, कुछ नहीं कर रहा। रात भर वो सोचता है, विचार विमर्श करता है, दिमाग जो है एकदम उसका ख़राब हो गया। उसके बाद वो बोलता है मंत्री को बुला के कि देखो यार, देखो मंत्री, ये तो अच्छी बात नहीं है कि हम इतनी मुश्किल से हमें ये राजपाट मिला है, ख़ानदानी हमारा वो है कि हम किसी और को दे दें अगले जन्म में। तो इससे तो बेहतर है, मतलब मुझे तो हर जन्म में राजा बनना है, मैं ऐसा क्यों करूँ कि मैं अपना राजपाट किसी और को दे दूँ। और तुम इतने मंत्री हो, महामंत्री हो, तुम क्यों किसी उसमें दूसरे जीवन में जब मिलेगा तो एक सामान्य व्यक्ति का जीवन जियोगे। तो हमें ये करना चाहिए कि अब देखो इतना बड़ा सन्यासी है, इतना सिद्ध साधु है, झूठ तो नहीं बोलेंगे, ठीक है, तो हम क्यों ना ये करें कि हम ये जीवन जो है वो त्याग देते हैं, और हम ही सबसे पहले जो है स्टेक पे चढ़ जाते हैं, तुम भी और मैं भी, मैं सबसे पहले, तुम मेरे बाद, तो मैं फिर से राजा बन जाऊंगा और तुम फिर से मेरे मंत्री बन जाओगे। अब मंत्री जो है, अब जब राजा ऐसा है तो उनका मंत्री कैसा होगा, वो भी तैयार हो गया, ठीक है। नाउ so he told the executioner, we'll send the criminals tonight. When the first man comes to you, put him to death first. Then do the same to the second man. Those are my orders. Don't make any mistake. तो अब वो जो वहाँ पे जो करने वाले थे एग्जीक्यूशन, उनको राजा ने ऑर्डर दिया कि मैं तुम्हें ये बताता हूँ, मैं तुम्हें ये बात बोल रहा हूँ, इस पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए और इसमें कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आज रात को तुम्हारे पास जो अपराधी हैं वो भेजूंगा, जो भी आदमी तुम्हारे पास आएगा उसको तुम्हें सबसे पहले फांसी पे चढ़ाना है, समझे तुम, और उसके बाद जो आएगा वो दूसरा आदमी होगा, उसको फांसी पे चढ़ाना है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। That night, the king and the minister went secretly to the prison, released the guru and his disciple, disguised themselves as the two, and arranged beforehand with loyal servants, were taken to the stake and promptly executed. उस रात क्या हुआ, राजा और वो मंत्री आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही चोरी चोरी से वो जेल के अंदर जाते हैं। वहाँ से वो गुरु और जो डिसाइपल हैं, उनका शिष्य, उनको बाहर निकालते हैं, और जो उनके बहुत ही लॉयल सर्वेंट्स हैं, जो उनके वफ़ादार हैं, उनको बोलते हैं कि अब इनको इनके वेश में वहाँ पर ले जाओ, वहाँ पे एग्जीक्यूशनर के पास ले जाओ। उनको ऑर्डर पहले ही दिए जा चुके हैं, और वो जहाँ जाते हैं जहाँ पे स्टेक है, और इनको वहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया जाता है।
When the bodies were taken down to the throne, to the crows and vultures, the people panicked. They saw before them the dead bodies of the king and the minister. The city was in confusion. अब जैसे ही वो शरीर जो है, पार्थिव शरीर उनका उतारा गया, ले जाया गया जहाँ पे उनको रखा जाता है, वो चील कौवे जो है ऊपर मंडराने लगे। जैसे ही लोगों ने देखा, उनमें बिल्कुल आप कहते हैं एक हाहाकार मच गया, क्योंकि वहाँ पे जो दो लोग थे मृत पड़े हुए थे, जिनका पार्थिव शरीर था, वो एक उनके राजा और एक उनके मंत्री थे। अब लोगों में कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक अजीब सी सिचुएशन हो गई कि किसी का दिमाग नहीं काम कर रहा कि हुआ तो हुआ क्या। अब ऑल नाइट दे मॉर्न एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम। पूरी रात वो जागते रहे और सोचते रहे और विलाप करते रहे कि अब हमारी प्रजा का होगा तो होगा क्या। राजा और मंत्री दोनों नहीं रहे। अब some people suddenly thought of the guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave the town unnoticed। अब उनमें से दो लोगों ने कुछ लोग थे जिन्होंने कहा कि अच्छा अब तो कोई नहीं बचा, इतना ये chaotic सिचुएशन हो गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसको रोकें, किसको बनाएं, क्या करें, इतना बड़ी प्रजा है, किसके हाथ सौंपें। तो किसी ने कहा कि वो जो गुरुजी और उनके शिष्य हैं वो जा रहे थे, ठीक है, प्रजा छोड़ के, और उनको कहा कि काम करते हैं, नगरी छोड़ के जा रहे हैं। उनको के बारे में याद आया और कहा कि चलो उनको जाके पकड़ते हैं, ठीक है। वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर, सेड समवन, अदर्स अग्रीड। कहा कि हमें किसी ना किसी को तो, हमें यहाँ पे एक राजा की और मंत्री की ज़रूरत है ही, ऐसे तो राज नहीं चल सकता बिना राजा के या मंत्री के। बाकी लोगों ने भी उनकी बात में हामी भर दी, ठीक है। नाउ they begged the guru and the disciple to be their king and their minister. It didn't take many argument to persuade the disciple, but it took longer to persuade the guru। अब वो वहाँ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे गुरुदेव, हमें हमारे हमारा जो प्रजा है उसके लिए हमें किसी राजा की ज़रूरत है, और आप कृपया करके ये जो पद है ये स्वीकार कर लीजिए। अब डिसाइपल जो है, शिष्य, वो तो वैसे ही तैयार हो गया, वो जो खाना देख के तैयार हो गया था, तो मिनिस्टर बनने को तो एकदम झट पहली फुर्सत में तैयार हो गया। लेकिन गुरु को लेने में, समझाने में थोड़ा सा लोगों को समय लगा, को मनाने में लोगों को समय लगा। But it took longer to persuade the guru. They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and the city minister on the condition that they could change all the old laws। हालांकि वो तैयार हो गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम मान जाते हैं, हम आपकी प्रजा जो है उसको हम चलाएंगे, हम अपने हिसाब से नियंत्रित करेंगे, लेकिन जितने भी ऊल जलूल जो पुराने आपके लॉज हैं, जो उस फूलिश मिनिस्टर और फूलिश किंग के हैं, वो सब कुछ जो है वो यहाँ पे परिवर्तित होगा, हम सब कुछ बदलेंगे, ठीक है। From then on, night would again be night and day would again be day, and you could get nothing for a daddu। It became like any other place। अब पता चला कि भाई एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, उसके बाद जो चीज़ें हैं वो वापस नॉर्मल पे आ गई। अब जो दिन है वो दिन होगा, रात जो है रात होगी, और दद्दू में आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अब ये बात हुई जैसे कि बाकी जगहें होती हैं, बिल्कुल वैसे नॉर्मल हो गया। अब जैसे मैंने कहा कि एक फोक टेल है ये A.K. रामानुजन की, और फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया उनकी जो किताब है उसमें से ली गई है। ऑथर के बारे में मैं आपको वैसे भी बता चुकी हूँ कि A.K. रामानुजन बहुत बड़े ऑथर हैं। इनका जन्म जो है 16 मार्च 1929 को हुआ, और इनका इंडिया में अगर आप बात करते हैं तो बहुत बड़ी रीडरशिप है, पोएट हैं, स्कॉलर हैं इंडियन लिटरेचर के, जिन्होंने इंग्लिश और कन्नड़ में दोनों में किताबें लिखी हैं। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो फिलोजिस्ट भी हैं ये, फोकलोरिस्ट भी हैं। पुरानी जो किताबें हैं, पुराने जो फोकलोर हैं इंडिया के, उनको इन्होंने एक तरह से आप कह सकते हैं कंपाइलेशन का काम भी किया है। ट्रांसलेटर और प्ले राइट तो हैं ही, रेसिपिएंट है मैक आर्थर फेलोशिप के और साहित्य अकादमी अवार्ड और पद्मश्री के। थीम क्या है? थीम भाई देखो बड़ी सिंपल सी थीम है। इट इज बिलीव दैट द फूल इज मोर डेंजरस दैन अ क्रूअल पर्सन। हिज फूलिशनेस कैन ब्रिंग अबाउट मेजर कैलामिटीज। द स्टोरी इन द किंगडम ऑफ फूल्स इज बेस्ड ऑन द थीम दैट इट रिक्वायर्स पेशेंस एंड विजडम टू हैंडल पीपल हु चूज टू बी फूलिश। मतलब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मूर्खों की दोस्ती जी का जंजाल होती है। कहा जाता है ना कि आप एक बार कोई आदमी जो कि बहुत ख़राब है, क्रूअल है, उससे दोस्ती कर लीजिएगा, लेकिन मूर्ख आदमी से दोस्ती कभी मत कीजिएगा, बहुत भारी पड़ेगा। और दूसरा इसका जो थीम है वो ये है दैट आपको एक लेवल का पेशेंस, आपको एक लेवल का एक आप कह सकते हैं एक टॉलरेंस, और उनसे डील करने के लिए आपको तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि मूर्ख आदमी को भी डील करने का एक तरीका होता है। उसके लिए भी आपको बहुत पेशेंटली हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि दिमाग तो है नहीं उसमें, कुछ भी कर ले उल जलूल हरकतें, तो आपको वो चीज़ें भी करने में यू नीड टू टेक टाइम। ठीक है, नेवर बिफ्रेंड अ फूल, जो बेसिक थीम है इसकी वो यही है, नेवर बिफ्रेंड अ फूल। नाउ क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। What are the two strange things that the guru and his disciples find in kingdom of fools? भाई गुरु और डिसाइपल को सबसे अनोखी और सबसे
अजीब सी अटपटी सी चीज क्या दिखी यहाँ पे? The two strange things the Guru and his disciple found in the kingdom of fools was that the king had ordered to change night into day and day into night. मतलब रात को दिन और दिन को रात कर दिया था। सबसे बड़ी चीज़ तो यही थी। और दूसरी चीज़ थी कि आप वो दद्दू में आपको कुछ भी मिल जाएगा, ठीक है। मतलब they would work thereby and work at night and sleep during the day. Secondly, everything in the kingdom had a fixed cause, a single दद्दू। मतलब इसमें आप कुछ भी खा लो, मतलब इसमें आप क्या खा सकते हो, इसमें आप एक सिंपल सी, अगर आप रोटी चावल खाना चाहते हो तो वो खा लो, घी मिल जाएगा आपको, हर चीज़ जो है आपको दद्दू में मिल जाएगी, ठीक है। दद्दू बेसिकली क्या होता था? दुद्दू मतलब बेसिकली एक तरह की ना करेंसी हुआ करती थी जो पहले चलती थी, जैसे अपन वो आना और कौड़ी चलती थी ना, पैसा, उस तरह का। What are the Guru's word of wisdom? When does the disciple remember them? गुरु के क्या ऐसे शब्द थे जो कि बाद में बुरे समय में गुरु की याद आई थी डिसाइपल को, मतलब किसको? शिष्य को। क्या बोला था? द सर्च फॉर द कैंडिडेट दैट was suitable for the new stake was on. The servant spotted the disciple who had fattened himself by feasting on bananas, rice, wheat and ghee that he got for mere few daddus. ठीक है? He cried aloud saying that he was an innocent सन्यासी, but it was of no avail. It was of no avail मतलब किसी ने भी उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है। The king's servant hauled him towards the stake. Hauled him मतलब घसीटते हुए ले जाना, ठीक है। It was this unfortunate moment that he remembered the words of his guru. This is a city of fool. You don't know what they will do to you next. उन्होंने उस टाइम पे उसको याद आता है कि उसको गुरु जी ने उसको समझाया था। आखिरी में जाते जाते उन्होंने कहा था कि बेटा ये जो तुम नहीं आना चाहते मेरे साथ, तुम नहीं चलना चाहते मेरे साथ, तुम भले ही मत चलो, लेकिन तुम इस बात को ध्यान रखना कि ये मूर्खों का शहर है, यहाँ पे वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे आइंदा आगे तुम्हें नहीं पता, ठीक है। He advised the disciple to accompany him out of his foolish kingdoms. ये उन्होंने कब बोला था उनको? जब उन्होंने एडवाइस किया था कि इस बेवकूफ़ी भरे माहौल को, इन मूर्खों को छोड़ के तुम मेरे साथ चलो, यहाँ पे रहना सुरक्षित नहीं है। पर उस टाइम पे वो डिसाइपल ने उनकी बात नहीं मानी और फाइनली जब ये समय आया तब उसके दिमाग में वो बातें, वो आवाज़ जो है अपने गुरुजी की घूम रही थी, ठीक है। How does the guru manage to save his disciples' life? अब गुरु ने कैसे वो किया अपने डिसाइपल की लाइफ को? The guru took the advantage of the fact that everybody in the kingdom was foolish. अब सबसे बड़ी बात यह है that गुरु जी was aware of the fact that the kingdom was the kingdom of foolish, right? He was acutely aware of the fact, and that is what he took advantage of. After the mock fight between him and the disciple, mock fight मतलब झूठी मूठी लड़ाई, है ना? One who should go to the gallows first. Gallows मतलब stake first. Guru extract a promise in secrecy from the king that he should be killed first. अब इसमें क्या हुआ? उसने एक तरह से क्या किया था? उसने राजा से ये प्रॉमिस ले लिया था कि सबसे पहले मुझे मारा जाएगा। क्यों? क्योंकि झूठ कहानी बना दी थी कि जो मरेगा पहले वो राजा बनेगा अगले जन्म में, ठीक है। He tells the king that the first person who was executed on the new stake, which is a god of justice, जिसको उन्होंने कहा कि ये जस्टिस का, जिसको बोलते हैं न्याय का देवता है ये स्टेक, उस पर जो पहला आदमी एग्जीक्यूट होगा वो अगले जन्म में क्या बनेगा? राजा बनेगा, ठीक है। वो दोबारा रीबॉर्न होगा या री इनकारनेटेड होगा। री इनकारनेटेड भी आप रीबॉर्न को बोल सकते हैं। वाइल दी सेकेंड पर्सन विद बी द मिनिस्टर, और दूसरा व्यक्ति जो होगा वो मंत्री होगा, ठीक है। तो इस तरह उन्होंने क्या किया? फूलिश किंग ने इस बात को मान लिया। द फूलिश किंग बिलीव दिस टेल एंड कन्विंस्ड हिज मिनिस्टर्स दैट इट शुड बी दे एंड नॉट एन आउटसाइडर हु शुड रूल द किंगडम इन द नेक्स्ट लाइफ एज वेल। तो अब राजा ने क्या किया? मैंने कहा ना, मंत्रणा की, और अपना एक जो बहुत ही खास उनका जो मंत्री था उसको बुला के बोला कि भाई अब जो है ये राजा तो अगली जन्म में मैं ही बनूंगा और मंत्री भी तुम्हें ही बनना चाहिए, हम कोई सामान्य जीवन थोड़ा जिएंगे अब मर के। तो उन्होंने कहा कि इससे बेटर है कि सबसे पहले हम दोनों ही जो है वो फांसी पे चढ़ जाते हैं, ताकि अगले जन्म में हम दोबारा जन्म लें और दोबारा राजा और मंत्री बने, ठीक है। बोथ ऑफ देम डिस्गाइज्ड एज सन्यासी डिसाइपल एंड गेट एग्जीक्यूटेड। दोनों ने क्या किया? दोनों ने अपने आप को, उनका चोला जो है वो धारण किया, किसका? सन्यासी का और उनके शिष्य का, और दोनों एग्जीक्यूट हो गए विथ हिज विट। अब यहाँ पे विट का मतलब क्या होता है? विट का मतलब ह्यूमर नहीं होता, विट का मतलब होता है दिमाग, ठीक है। विथ हिज विट मतलब शार्प इंटेलिजेंस, है ना। यहाँ पे विट का मतलब जो होता है वो इंटेलिजेंस होता है। वैसे भी विट का मतलब जो होता है वो इंटेलिजेंस के तौर पे बोला जाता है। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, सॉरी, मैं इसको किसी और कलर से लिख देती हूँ। इंटेलिजेंस, ठीक है। शार्पनेस एंड इंटेलिजेंस, द गुरु रेस्क्यूज हिज डिसाइपल, ठीक है। अपनी तेज बुद्धि और अपनी, आप कह सकते हैं, बहुत ही चतुर चपल दिमाग का जो इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने डिसाइपल को बचाया था। तो ये आंसर आपको यहाँ मिल गया। नाउ
नेम ऑल द पीपल हु वर ट्राइड इन द किंग्स कोर्ट एंड गिव रीजन फॉर ईच ऑफ देयर ट्रायल्स। अब किंग कोर्ट में किस किस का ट्रायल हुआ था ये हमें मालूम है, लिखना कैसे है हम वो समझेंगे। सबसे पहले किसका हुआ था, सबसे पहले वो चोर के जो भाई है उसने किस पे इल्ज़ाम रखा था, वो मर्चेंट पे जिसके घर पे वो चोरी करने घुसे थे, जिसकी दीवार गिर गई थी। ठीक है, तो मर्चेंट आ गया पहला। मर्चेंट ने किसको बोला, वो दीवार बनाने वाले व्यक्ति को बोला जो कि बुजुर्ग था, उसके पिताजी के समय पे दीवार बना के गया था। उस दीवार वाले बनाने वाले व्यक्ति ने किसका नाम लिया, वो लड़की जो कि वहाँ पे डांस कर रही थी और ऊपर नीचे हो रही थी, पायल घुंघरू पहन के, पायल पहन के जिसके घुंघरू छमछम हो रहे थे, जिसकी वजह से वो कॉन्सेंट्रेट करके दीवार नहीं बना पाया। उस लड़की ने इल्ज़ाम किस पे धरा, एक सुनार पे, जिसने उसका क्या किया था, जो उससे चक्कर कटवा रहा था उसकी दुकान का। और फाइनली वो सुनार ने किस पे इल्ज़ाम रखा, फिर मर्चेंट पे रखा, और उस मर्चेंट पे जो कि इस पहले वाला मर्चेंट जो पहला था, जो सबसे पहले आया था कोर्ट में, उसके पिताजी थे जो कि अब उनका स्वर्गवास हो गया है। ठीक है, तो टोटल नाम हमें मालूम है, इन्हें लिखेंगे हम कैसे, हम ये पढ़ लेते हैं। A large number of people were tried in the king's court, starting with the rich merchant. It was his house that the thief tried to enter but died when the wall collapsed on him. Collapsed मतलब गिरना, ठीक है। He was called for trial when the thief's brother blamed him for the thief's death. The next person to be tried was a bricklayer. Bricklayer मतलब जिसने bricks रखी थी, who had built the house. He was put on trial for having built such a weak wall that had collapsed. ठीक है। Now, after that, a dancing girl was put on trial because the bricklayer accused her, मतलब उस पे इल्ज़ाम रखा गया, of distracting him by walking up and down the street with her anklet jingling. Anklet मतलब छम 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 जो पायल की आवाज़ आती है उससे, while he was building the wall. The girl, however, blamed the goldsmith for not having made her ornaments on time. अब उसने किस पे रखा, सुनार पे, जिसने उसका सही समय पे, जब उसने वादा किया था, सुनिश्चित समय पे उसने उसका गहने नहीं दिए, which caused her to go up and down the street. The goldsmith was then put on trial but blamed the rich merchant for pressurizing him to make ornament because of which he could not complete the dancing girl's jewelry. This rich merchant turned out to be the father of the merchant whose house had been broken into. ठीक है, broken into का मतलब है जहाँ पे चोरी हुई थी, है ना, जहाँ पे sneaked in किया था वो चोर ने, वहाँ की बात हो रही है, तो वहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो अब आपको इतने जितने लोगों समझ में आया, इसको कैसे लिखना है आंसर को, आप इसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब अगेन अगर ये लॉन्ग आंसर है तो हम इतना ही लंबा लिख देंगे, शॉर्ट आंसर है तो हम सीधे सीधे नाम लिख देंगे। ठीक है, आप इतने लोगों का नाम लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका आंसर किस तरह से आपको बनाना है। बाकी अगर लॉन्ग है शॉर्ट है उसके हिसाब से हम उसको चेंज कर लेंगे। बाकी स्टोरी हमने पूरी पढ़ी हुई है, तो हमारे पास कोई वैसी चीज़ नहीं है कि यार हमें पता नहीं है ना, हमें सब कुछ पता है। दैट इज़ वाई हम पूरी स्टोरी पढ़ लेते हैं, ताकि हमारे पास ये कन्फ्यूजन ना हो कि हमने पता नहीं है, हमें पढ़ा नहीं है, हमें आइडिया नहीं है, हमें समरी पढ़ी थी। आइडिया आपको हर चीज़ का है। अब इसके बाद भी अगर कोई चीज़ ऐसी बचती है जो कि नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज़ नीचे लिखो, आई विल गेट बैक टू यू। अभी तक सब्सक्राइब तो कर ही चुके हो तो मुझे फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है, स्टेप अप अकेडमी को सब्सक्राइब कर लो। बाकी आपके एग्जामिनेशन की जितनी तैयारी है वो हम सब यहाँ कर रहे हैं, वन शॉट आपको मिल जाएंगे आपके एग्जाम के। आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की, परेशान होने की, डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी ऑफकोर्स मैं अभी जा रही हूँ और मेरे साथ साथ कौन जा रहे हैं, मेरे साथ साथ जा रहे हैं ये क्यूट से प्यारा से पैंडा। अपन ये भी वो कर देते हैं, ये कह रहे हैं नमस्कार। पढ़ाई बहुत अच्छे से करना, अच्छे से एग्जाम देना। कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट विद इट। थैंक यू सो मच।